तो आप स्टार्टिंग में रेस्ट पर थे और फिर बीच में कुछ मोशन हुआ और उसके बाद आप दोबारा रेस्ट पर आ गए, और उसके बाद हम जैसे ही कुछ दूरी चल चुके होते हैं हमें ध्यान आता है कि आगे एक और सिग्नल हमारा इंतजार कर रही है। अरे बोलो, हम इसमें स्पीड की बात करेंगे। सबसे अहम दो बातें हैं। देखो बेटा, नीट के पेपर में आपको बहुत ज्यादा पेन नहीं चलाना है, ठीक है। ये सब चीजें, ये कन्वर्जन आप तुरंत कर पाए, सिंपल है भाई, सिंपल है, बहुत सिंपल है, समझिएगा बात। दोबारा देखिए। जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर्स, स्वागत है आपका इंडिया के वन ऑफ द अमेजिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म भौतिकी प्लस पर। और मैं यानी कि अंकित कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ नीट सेंचुरी की एक बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो, जिसका टाइटल या जिसका नाम है रेस्ट टू रेस्ट मोशन, यानी कि रेस्ट से रेस्ट का सफ़र। तो आप स्टार्टिंग में रेस्ट पर थे और फिर बीच में कुछ मोशन हुआ और उसके बाद आप दोबारा रेस्ट पर आ गए। सर ये टॉपिक और इस छोटे से टॉपिक पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि इस टॉपिक पर जेईई मेन में भी कई सारे सवाल आते हैं और नीट में भी कई सवाल आने की संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी पर इस तरीके की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। क्या? जैसे रिएक्शन टाइम पर एक ट्रक ड्राइवर चल रहा है, उसने रेड सिग्नल देखा, कितना रिएक्शन टाइम लगा, ठीक है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंसेस पर आते हैं और इस तरीके के वीटी कर्व पे भी बड़ा जोर रहता है नीट का, है ना। एनटीए पेपर जो बनाती है उसमें नीट ओरिएंटेड जो कर्व होते हैं, वीटी कर्व, जैसे वीटी कर्व मैं हमेशा क्लास में भी बताता हूं कि बच्चों वीटी कर्व एक एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा कर्व है, क्योंकि एरिया अंडर कर्व से क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट, या कहूँ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप क्या बताती है, एक्सेलरेशन बता देती है। अरे बताइए, सही बात है क्या? तो हम इस चीजों पर चर्चा करेंगे। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये टॉपिक रियल लाइफ में कहाँ काम आता है, हमारे रियल लाइफ में। और अगर देखा जाए तो हम रियलिटी में रेस्ट टू रेस्ट मोशन ही कर रहे होते हैं। मैं सारी चीजें दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी इस चीजों पर कहाँ चर्चा करती है, तो बने रहिए इस वीडियो में। हम चालू करते हैं रेस्ट टू रेस्ट मोशन पर अपनी चर्चा। तो बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि भाई जनरली जो गाड़ी, स्कूटर, साइकिल, कुछ भी हम शहरों में चलाते हैं तो हम एक सिग्नल पर रुके होते हैं। जनरली रेड लाइट है, रुका हुआ है, ठीक। अब सोचिएगा, जब दोबारा हम ग्रीन सिग्नल पर आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद हम एक्सेलरेट करते हैं, हम अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, सही बात है क्या, स्पीड को बढ़ाते हैं। और उसके बाद हम जैसे ही कुछ दूरी चल चुके होते हैं हमें ध्यान आता है कि आगे एक और सिग्नल हमारा इंतजार कर रही है। अरे बोलो, सही बात है क्या? अब अगर आगे भी एक सिग्नल है और वो रेड सिग्नल है तो इसका मतलब है हमें अब रिटार्डेशन करनी पड़ेगी, यानी अपनी स्पीड को निरंतर कम करना पड़ेगा, क्योंकि रोकना है तो हमें अपनी स्पीड को दोबारा क्या कर देना चाहिए, जीरो। तो हम एक सिग्नल से दूसरी सिग्नल पर जब जाते हैं तो हम कौन सा मोशन कर रहे होते हैं, रेस्ट टू रेस्ट मोशन, सही बात है क्या? इस पर कई सारी तरीके की चर्चा हम कर सकते हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी करके बताऊंगा कि भाई ये कैसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। अब सुनिएगा बात, जैसे हम इसमें स्पीड की बात करेंगे। सबसे अहम दो बातें हैं इसमें, लेकिन स्पीड या एक्सेलरेशन पर हम चर्चा करें इससे ज्यादा ये जरूरी हो जाता है कि हमें ये बात पता चले कि भाई कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कैसे करते हैं। जैसे मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक स्पीड का यूनिट है। हम जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा क्या फील होता है, 60 किलोमीटर पर आवर क्या होता है, 120 पर कैसी फीलिंग आती है, 150 पर क्या होता है, 180 पर। बेटा इससे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है, 180 भी नहीं जाना है, स्पीड लिमिट के अंदर रहना है। अब सुनिएगा मेरी बात। अब कन्वर्जन करने के लिए एग्जाम में आता है, अगर आप जानते हैं नीट में, जेईई में, कहीं पर भी जनरली आपको देखने को मिलेगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करने की जरूरत पड़ती है, या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर करने की जरूरत पड़ती है। तो ये आप चुटकियों में कर पाए। देखो बेटा, नीट के पेपर में आपको बहुत ज्यादा पेन नहीं चलाना है, ठीक है। ये सब चीजें, ये कन्वर्जन आप तुरंत कर पाए, इसके लिए मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी सी एक हाय हेलो करवा रहा हूं। यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं भाई, तेज कैसे करते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। दो टेबल हमें याद होना चाहिए। दो टेबल, कौन कौन सी टेबल सर? एक तो 5 की, क्या बात कर रहे हो सर, 5 की तो हमें याद ही होती है। क्या होता है, 5, 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर अरे बोलो 50, सही बात है क्या? इस तरीके से टेबल चलती है सर, ये तो याद रहता है। दूसरा टेबल जो आपको याद होना चाहिए वो 18 का होना चाहिए। किसका? 18 का। सर 18 तो पता है, दूसरा 36 होगा, आगे का ना मैं भूल जाता हूं।
तो बेटा याद कर लो, ये टेबल याद होनी चाहिए। और इसको याद करने का बेसिक सिंपल एक बात बता देता हूं मैं, कुछ नहीं करना है। ये जो फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है, तो फर्स्ट प्लेस में आपको 2 और 2 घटाते जाना है और सेकंड प्लेस पे 2 जोड़ते जाना है। जैसे 6 में से 2 गया कितना, 4, इसमें 2 जोड़ दो 5 आ गया भाई, 18 3 54। फिर क्या करना है भाई, इसमें से 2 घटा देना है, कितना हो गया 2, फिर इसमें 3 जोड़ दो, कितना हो गया 8 हो गया भाई। अरे बोलो, अरे बोलो, बोलो भाई 7 हो गया, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया, सीधी सी बात है। अरे बोलो, फिर उसके बाद में ये 0 हो गया, फिर इसमें 2 जोड़ दे, 90 आ गया। अरे बोलो, तो देखो ना आधा सफर तो हम तय कर चुके ना। अरे बोलो, अब इसमें 18 जोड़ो, 18 जोड़ो, बहुत आसान है, कितना हो जाएगा भाई 108। फिर वही कहानी, क्या भाई, 2 घटाओ 2 जोड़ो, 2 घटाओ, देखो 2 जोड़ दो 12। अरे बोलो, 2 घटाओ 4, फिर 2 जोड़ दो, बोलो, फिर उसके बाद फिर बताओ सही है क्या, फिर 2 जोड़ दो। अरे बोलो, ये टेबल याद रहे तो कोई बुराई नहीं है। अब सुनिए, जनरली क्या होता है, ये अगर टेबल आपको याद है तो बहुत आसान है चीजें। देखिए बहुत आसान है। देखिए अगर आपको किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो क्या करना है, सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा ध्यान से। अगर किलोमीटर पर आवर में आपको दिया हुआ है कि 36 किलोमीटर पर आवर है, 36 किलोमीटर पर आवर है, तो एक बात बताओ 18 के टेबल में 36 कितने बार में आ रहा है भाई? अरे 2 बार में आ रहा है ना, बोलो 2 बार में आ रहा है ना। तो 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड। सिंपल है भाई, सिंपल है, बहुत सिंपल है, समझिएगा बात। दोबारा देखिए, अगर मान लेते हैं कि मेरी रफ्तार, लेट सपोज कि अगर मेरी रफ्तार मान लो कि 162 है, कितनी है 162 किलोमीटर पर आवर, तो 162 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब सुनिएगा 18 के टेबल में ये कितने बार में आया भाई? 9 टाइम्स में। अरे बोलो 9 टाइम्स में आया ना, 5 9 जा 45 मीटर पर सेकंड। आप समझ रहे बात? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको बोल दिया कि आप लेट सपोज 25 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, 25 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, तो किलोमीटर पर आवर में कितना करेंगे? अरे बोलो किलोमीटर, ये 5 के टेबल में कितने टाइम पे आता है भाई? बोलो 5 बार में, तो 18 5 जा, देख लो भाई 1 2 3 4 5 90। अरे बोलो, तो इसका मतलब 90 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है? ये एक बेसिक है कि हम भाई देखकर ही बता देंगे कि यूनिट कन्वर्जन क्या करना है। आगे बढ़े, रेस्ट टू रेस्ट मोशन की बात करें। आइए, रेस्ट टू रेस्ट मोशन का यहां पर वीटी ग्राफ मैंने शो किया है। कौन सा वीटी ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैं आपको बताऊं तो ये बहुत स्वाभाविक है। कोई अगर कोई फिजिक्स नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, उसको बेसिक बात अगर इतना ही पता है, अगर वो 9th 10th का बच्चा भी है, वो भी ये जान पाएगा कि भाई साहब अगर इस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, वाई की कुर्सी पर आज वेलोसिटी विराजमान है और एक्स एक्सिस के कुर्सी पर आज टाइम विराजमान है। देखिए, आप अगर पहले रेस्ट पर थे तो आपकी वेलोसिटी होनी भी क्या चाहिए? कायदे से 0 होनी चाहिए, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप एक सिग्नल से आगे बढ़ेंगे, आप एक्सेलरेट करेंगे, तो आपकी वेलोसिटीज बढ़ती जानी चाहिए। अरे बोलो, ये बढ़ रही है ना भाई वैल्यूज। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आप एक खास वेलोसिटी पर आए, आपको रियलाइज हुआ कि आगे फिर से रेड सिग्नल आने वाला है, तो आपने ब्रेक्स लगाई और कांस्टेंट रिटार्डेशन किया, तो देखो आपकी स्पीड घट घट के फिर से क्या हो गई? 0। देखो वाई एक्सिस पर पहले भी 0 पर थे, उसके बाद 0 पर आ गए। बोलो, बात समझ में आई है क्या? तो ये बेसिक चीज है, ये बेसिक ग्राफ है सर। लेकिन ये काम जो हो सकता था वो ऐसे ऐसे भी हो सकता था, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे भी हो सकता था। तो इस केस में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा और रिटार्डेशन भी कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये बात समझ में आ रही है कि इसकी स्लोप, आप टाइम के आगे जाएं तो स्लोप नहीं बदल रही, स्लोप कांस्टेंट है। कब तक? एक गिवन टाइम तक, जब तक आप अपना मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन न कर गए हो। उसके बाद कांस्टेंट रिटार्डेशन है। आपको समझ में आ रहा है? अरे भाई बोलो, अब सुनिएगा, मैं 2 बातें जानता हूं। एक कि भाई स्लोप जो होता है किसका? वीटी कर्व का स्लोप जो होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। अरे बोलो, इसका मतलब, अच्छा अगर मैं स्लोप देख लूं तो मैं एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन निकाल सकता हूं। बात नंबर 2 मुझे पता है कि एरिया अंडर जो वीटी कर्व होता है बच्चों, एरिया अंडर वीटी कर्व होता है, वो हमें क्या देता है? डेल्टा एस, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल 0 है तो ये हमें क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। बोलो, ये बात समझ में आ रही है क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम 2 बातें जानने में इंटरेस्टिंग है भाई। एक सिग्नल से दूसरी सिग्नल पर गए तो 2 बातें हैं जो इंटरेस्टिंग है। क्या भाई? दोनों सिग्नल्स के बीच की दूरी क्या है, ठीक। दूसरी बात क्या भाई? आपकी रफ्तार बढ़ी, एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंची, फिर कम होते होते 0 हो गई, मैक्सिमम क्या हुई? आप सबसे ज्यादा रफ्तार में कितनी आ चुके थे? ये 2 सवाल। अब सुनिएगा, दोनों सवाल हम कैसे उसका आंसर देते हैं, सुनिएगा मेरी बात।
अब मुझे समझ में आ रहा है अगर मैं एक्सेलरेशन को यहां पर अल्फा बोलूं और मैं रिटार्डेशन को यहां पर बीटा बोलूं, तो सुनिएगा मेरी बात, ये वीटी कर्व है, इसका स्लोप क्या बताएगा मुझे? एक्सेलरेशन। यानी अल्फा अगर मैं बोलता हूं एक्सेलरेशन को, तो ये स्लोप क्या है भाई? सुनो, अगर ये थीटा है, समझ रहे हो? तो सुनिएगा मेरी बात, मान लेता हूं कि मैं t1 टाइम तक एक्सेलरेट कर रहा था, उसके बाद t2 टाइम तक मैंने रिटार्डेशन करी है, समझ रहे हैं? तो टोटल टाइम, और मैं अगर कह रहा हूं t है, मुझे पता है कि टोटल टाइम कितना लगा एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल पर जाके रुकने का। अब सुनिएगा, अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूं, अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है? अल्फा तो स्लोप है, स्लोप यानी p बाय बी। सुनिएगा, p कितना है भाई? p है v मैक्सिमम, बोलो। और बेस कितना है भाई? बेस है t1। अरे बोलो, सही बात है क्या? अच्छा, वैसे ही अगर मैं रिटार्डेशन की वैल्यूज कैलकुलेट करूं, सिर्फ रिटार्डेशन की, तो एक बात बताओ, पहली बात तो अगर मैं ये थीटा मानता हूं, अगर मान लो ये मैंने थीटा 1 माना था, तो ये अगर मैं थीटा 2 मानता हूं, सुनिएगा, अगर मैं ये थीटा 2 मानता हूं, तो मुझे पता है कि स्लोप लिखना है, स्लोप रिटार्डेशन है तो माइनस बीटा लिखूं क्योंकि रिटार्डेशन है। अरे बोलो, साइन के साथ कंसीडर करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब सुनिएगा, अब मैं बोलूं कि मेरा स्लोप इस लाइन का वो ये थीटा 2 नहीं है भाई, ये वाला एंगल है, यानी ये वाला एंगल कितना है? पाई माइनस थीटा 2। स्लोप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नापते हैं ना किसी भी लाइन का, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल आएगा स्लोप में, और वो कितना होगा? पाई माइनस थीटा 2। tan पाई माइनस थीटा 2 अपने आप में क्या आ जाएगा? माइनस में tan थीटा 2। tan थीटा 2 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर फिर से क्या है? v मैक्स है, और बेस क्या है? t2 है। अरे बोलो भाई, ये माइनस माइनस फना हो गए। अरे बोलो भाई, चले गए ये। अब उसके बाद ये क्या हो गया भाई? बीटा की वैल्यू क्या आ गई? v मैक्स अपॉन में t2। सही बात है क्या? अरे बोलो, ये बात समझ में आ रही है क्या? ये बात समझ में आई? अब अगर ये बात समझ में आई है, मुझे ये बात समझ में आई है, तो मैं क्या कर सकता हूं? सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। तो अब बच्चों हमें दो इक्वेशन मिली। कितनी इक्वेशन मिली? दो। सुनिएगा, कौन कौन सी भाई? एक तो हमें मिला कि अल्फा की वैल्यू क्या है? v मैक्स अपॉन t1, और बीटा की वैल्यू क्या है? अरे बोलो, v मैक्स अपॉन t2। सही बात है क्या? क्या मैं यहां से t1 निकाल सकता हूं? हाँ बस, हाँ सर, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, v मैक्स अपॉन कितना हो जाएगा? अल्फा। ये कितना हो जाएगा? t2 इज इक्वल टू v मैक्स अपॉन बीटा। सही बात है क्या? और मुझे एक और बात पता है। क्या बात पता है सर? ये बात पता है कि t1 प्लस t2 t होता है। मैंने टोटल टाइम क्या माना है? बोलो, क्या मैं यहां से लिख सकता हूं v मैक्स अपॉन अल्फा? अरे बोलो, और इसको क्या लिख सकता हूं? v मैक्स अपॉन बीटा लिख सकता हूं ना? तो एक बात बताओ, v मैक्स कॉमन आ जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो, तो ऊपर में क्या आ जाएगा सॉल्व करके भाई? अल्फा प्लस बीटा, बोलो, और नीचे में क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा। तो ये क्या आ जाएगा? v मैक्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन नीचे अल्फा बीटा। सही बात है क्या? बोलो। अच्छा, और एक बात, अब सुनिएगा, मैं v मैक्स निकालना चाहता हूं, मेरे को तो ये जानना है ना कि भाई मैक्सिमम स्पीड कितनी आ गई। तो v मैक्स क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। बोलो, बात समझ में आई है? ये भाई मैक्सिमम स्पीड रहेगी आपकी, मैक्सिमम स्पीड। अच्छा, दूसरा भाई, दोनों जो स्टेशंस हैं या दोनों सिग्नल्स हैं, उनके बीच की दूरी कैसे निकालें? तो भाई मुझे पता है कि एरिया अंडर वीटी कर्व क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। मैं मानता हूं कि मेरा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो बाद में जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आएगा वो तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट ही होगा। और हम यूनिडायरेक्शनल मोशन कर रहे हैं, हम पलटी नहीं मार रहे हैं, तो मेरा डिस्टेंस लीनियर मोशन, यूनिडायरेक्शनल लीनियर मोशन कर रहे हैं, तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बराबर बोल सकते हैं। तो एरिया अंडर ये भाई, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अरे बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? t है, और हाइट क्या है भाई? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है? v मैक्स है। अरे बोलो, v मैक्स है भाई। तो इसका मतलब ये है कि मुझे एरिया अंडर कर्व निकाल लेना चाहिए। ठीक है, अब सुनिएगा, एरिया अंडर कर्व निकालने जा रहा हूं मैं। एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए मुझे पता है कि भाई एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा? हाफ, यानी यही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा ना, या डिस्टेंस होगा। सही बात है ना? तो एक बात बताओ, हाफ इंटू बेस की वैल्यू क्या है? t, इंटू हाइट क्या है? v मैक्स, और v मैक्स की वैल्यू मुझे पता है ना, पहले v मैक्स लिख लेते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाएगा कि भाई ये होगा, अगर आपको v मैक्स दिया हो, टाइम दिया हो, तो भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है भाई? कि भाई अगर मैं v मैक्स की वैल्यू पुट कर दूं इंटू t, इंटू v मैक्स की वैल्यू अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस
बीटा। सही बात है क्या? इसका मतलब s कितना आ गया भाई? सोचो, अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा। बेटा अगर ये दोनों रिजल्ट आपको ध्यान रहे तो कोई बुराई नहीं है, समझिएगा बात को। ये रिजल्ट अगर आपको ध्यान रहे तो कोई बुराई नहीं है, समझ रहे हैं बात को? समझिए। अच्छा, ये दो रिजल्ट आ गए। एक सवाल मैं करवाना चाहता हूं आपको, सुनिएगा। एक बार मैंने सही में रियलाइज किया ये चीज कि रियल लाइफ एप्लीकेशन कैसे बन सकते हैं इस सवाल पर। अब रियल लाइफ एक थोड़ी फीलिंग लेते हैं क्या कि इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं, देखते हैं एक बारी, ठीक है? अब सोच के देखिए कि मैं अगर परशुराम चौराहे के पास खड़ा हूं, एक जगह है, एक सिग्नल है ग्वालियर में, बहुत लोग जानते होंगे। अब यहां से मुझे सिटी सेंटर की ओर जाना है, सिटी सेंटर के पास भी एक सिग्नल है, लोग जानते हैं, ठीक? अब सुनिएगा, मुझे यहां से लेकर यहां तक की दूरी तय करनी है और मैं कुछ डेटा ले लेता हूं। मान लो किसी तरीके से मुझे मालूम चल गया कि 30 सेकंड में मैंने ये दूरी कवर कर दी। जब मैं यहां पर था तो रेड लाइट था और मैंने टाइम को चालू तब किया जब ग्रीन सिग्नल हुआ। जैसे ग्रीन सिग्नल हुआ मैंने स्टार्ट किया तो t = 0 से चीजें चालू हुई, ठीक बात है? और जैसे यहां आकर रुक गया, क्योंकि यहां पर भी रेड लाइट था, तो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन करके मैं यहां पर रुक गया। अब जब रुका तो इस पूरे टाइम इवेंट में मान लो मुझे पता है कि 30 सेकंड लगे भाई। टोटल टाइम कितना है? 30 सेकंड। किसी तरीके से मालूम चल गया भाई, अरे गाना बज रहा था एक गाड़ी में, पता था कि भाई ये 30 सेकंड के बाद बंद हो जाएगा, ये गाना रुक जाएगा। और जैसे ही ये काम हुआ, मैं कहां था? सिटी सेंटर पर। तो 30 सेकंड मुझे किस तरीके से मालूम है? मान लो कि जब मैंने अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना किया? अल्फा, जिसकी वैल्यू मैं दे देता हूं आपको 5/2 या 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? और जैसे मैं अपनी स्पीड को बढ़ाता मुझे रियलाइज हुआ कि सिटी सेंटर पर तो रुकना है भाई साहब। तो जो कांस्टेंट रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन किया, उसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं, लेट सपोज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक बात है क्या? अरे बोलो, ये दो वैल्यूज मैंने ले ली, ठीक है? लेट कर लिया भाई। अब सुनिएगा, कोई मुझसे पूछे कि आप मैक्सिमम स्पीड पे कितने थे भाई साहब, आप मैक्सिमम कितने स्पीड पर थे? तो मैंने बोला कि भाई सिंपल है, हम तो भाई पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है। क्या कह रहे? वी मैक्सिमम जो रेस्ट टू रेस्ट मोशन के केस में होगा, क्या होता है भाई? अल्फा बीटा अपॉन, अरे बोलो, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। सही बात है क्या? चलो, तो इसका मतलब इसको लिखें क्या? अल्फा बीटा तो 5/2, बीटा 5 इंटू टाइम कितना है? 30 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। भाई 5/2 और 5 जोड़ना है, ठीक है? तो सोचो तो इसमें अगर 2 का डिवाइड कर दें और 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर्स कॉमन हो जाएंगे क्या? अरे बोलो, तो फिर 10 + 5 15 आ जाएगा ना, 15/2। अरे बोलो, कैलकुलेशन जल्दी करनी है हमें, ठीक है? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करना है, जल्दी जल्दी चीजें आगे कैलकुलेट करके बढ़ना है। अब सुनिएगा, ये 2 गया था, अरे बोलो, ये 3 टाइम्स में, अरे बोलो, उसका दिए 10 टाइम्स में, क्या बचा? 50 मीटर पर सेकेंड। अब सर 50 मीटर पर सेकंड की तो हमें फीलिंग ही नहीं है, हमने रियल लाइफ में कभी मीटर पर सेकंड में स्पीड को महसूस ही नहीं किया कि कितनी होती है। बोले कोई बात नहीं भाई, 5 के टेबल में कितनी बार में आता है? अरे बोलो 10 टाइम्स में, तो 18 × 10। अरे बोलो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी V मैक्स कितनी है भाई? कितना है? अरे बोलो 180 किलोमीटर पर आवर। अरे ये तो बहुत अच्छी खासी स्पीड है ना भाई। अरे बोलो, तो 30 सेकंड में दूरी भी तो तय कर ली। दूरी? कौन सी दूरी? हमने निकाली कहां है दूरी? निकालते हैं, देखते हैं, हम ये भी तो निकाल सकते थे। अरे बोलो, मुझे पता था कि भाई साहब मैं दूरी भी निकाल सकता हूं। चलो ठीक बात है ना, आओ यहां दूरी निकाल लेते हैं। चलो वही उसी सेक्शन में निकाल लेते हैं दूरी। मुझे पता था कि जो टोटल डिस्टेंस, सर डिस्टेंस क्यों बोल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं बोल रहे? अरे भाई हम यूनी डायरेक्शनल मोशन कर रहे थे ना, एक ही डायरेक्शन में लीनियर मोशन कर रहे थे। सही बात है ना, एक लाइन पर चल रहे थे और पलटी नहीं मार रहे थे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा मुन्ना, ठीक है? आप समझिएगा बात। S = क्या था सर? वो ना हम अल्फा बीटा T²/2 अल्फा प्लस बीटा ये लगाते थे भाई। अरे बोलो ना, 2 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ये लगाते थे ना। और एक और चीज तो था सर, क्या सर? आपने बताया था ना कि वो अभी जस्ट तो बताया क्या कि सर वो T/2 और इंटू वेलोसिटी मैक्सिमम ये कर देना, V मैक्स में T/2 का मल्टीप्लाई कर दे तो भी आ जाता है। तो सिंपल है ना भाई, T/2 30/2 कितना हो जाएगा? अरे बोलो 15। कितना हो जाएगा? 15। अच्छा किससे मल्टीप्लाई कर दें? 180 से। अरे नहीं भाई, यूनिट्स तो इसमें काम चल रहा था ना। अरे इसमें चल रहा था ना, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है? तो भाई कितना था? अरे बोलो 50 था क्या? अरे बोलो 50 मीटर पर सेकंड आया ना। अरे बोलो, तो 150 का आधा
750 मीटर भाई। देखो 15 × 5 मैंने मन ही मन में कैसे किया, मैं बोलता ये 0 को तो मैं देखता ही नहीं हूँ भाई, 5 है ना, अरे बोलो तो 5 है ना, तो मैंने बोला कि अच्छा कोई बात नहीं है भाई, तो 10 टाइम्स में 150 आएगा ना, तो 5 टाइम्स में उसका आधा आएगा ना, यानी 75 आएगा, 0 ला के रख दिया। इसको मीटर्स में बोलेंगे। और कितना हो सकता है भाई साहब, अरे बोलो बोलो, और क्या, और कैसे लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में कैसे लिखेंगे, 0.075 किलोमीटर। सही बात है क्या, लगभग 0.75, 1 किलोमीटर के 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा। अरे बोलो समझ रहे हैं बात को। तो इतनी दूरी तय करी, सर 180 का रफ्तार आ गया था आपका। अरे तो 30 सेकंड में आपने लगभग, समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं, लगभग 75% ऑफ 1 किलोमीटर कवर भी तो कर दिया। 750 मीटर ठीक ठाक है, किलोमीटर का तो अनुभव है हमें। अरे बोलो, ये बात समझ में आई। अब यही रियल केस स्टडी टाइप सवाल बन के आ जाते हैं कई बारी। अरे बोलो बोलो, रियल केस स्टडी टाइप सवाल बन के आ जाते हैं। एनसीईआरटी आजकल केस स्टडी या नीट जो है एनटीए केस स्टडी टाइप सवालों की बहुत चर्चा कर रहा है, तो ऐसे टाइप के रियल लाइफ एग्जांपल भी आ सकते हैं ना। अब सोचिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कभी आपने देखा है रोड्स पर जब वो स्पीड लिमिट्स लगी होती है 50 किलोमीटर पर आवर से ही जाना, इससे ज्यादा से मत जाना, वो डेटा डिसाइड कैसे होता है, किसने डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया? भाई यही सब चीजें तो पढ़ के बैठे हुए हैं। अरे बोलो ना, यही सब चीजें तो पढ़ के बैठे हुए हैं, तो पता है उनको। सही बात है क्या? मैं आपको दिखाता हूं एनसीईआरटी से ये चीजें कैसे रिलेवेंट है। आइए सुनिएगा, एक एक लाइन जो बेटा मैं बता रहा हूं वो हो सकता है एनसीईआरटी से ही एक्सट्रैक्टेड हो, एनसीईआरटी पर दिया हुआ हो, बिल्कुल वही होगा। अब सुनिएगा ये क्या बोल रहा है, देखिए यहां पर एग्जांपल 2.6 क्या समझा रहा है बात को। कह रहा है स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल, स्टॉपिंग डिस्टेंस, कह रहा है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस इट ट्रैवल बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रोड सेफ्टी एंड depends on the initial velocity v0 and the braking capacity or deceleration minus a that is caused by the braking. Derive an expression for stopping distance. अब सुनिएगा, इसने आधी बात करी जो हमने करी। इसने क्या बोला कि भाई मैक्सिमम स्पीड अटेन हो जाने के बाद में आप समझिए ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाती है, 180। सही बात है क्या? अरे बोलो, और इतने दूरी में रुकना है या इतने समय में रुकना है तो कितना एक डिस्टेंस फिक्स है भाई कि भाई सिटी सेंटर पर तो रुकना ही है, तो आपकी Vmax कितनी होनी चाहिए? आप समझ रहे हैं बात को। तो कुल मिलाकर अब आप सोचिए कि एक रियल लाइफ केस स्टडी क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि अगर आपको दो सिग्नल्स के बीच में एक होता है ना स्पीड का लिमिट दिया होता है बोर्ड पर कि यहां पर आप 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा मत चलिए। अरे बोलो, मैक्सिमम लिमिट दी होती है ना, क्यों दी होती है? क्योंकि उनको पता है कि दो सिग्नल्स के बीच की दूरी क्या है, और उनको पता है कि आमतौर पर जो गाड़ियां भारत में चल रही हैं उनका एक्सेलरेशन कैपेसिटी कितना है, रिटार्डेशन कैपेसिटी कितना है, डिस्टेंस कितनी है, तो Vmax कितना अलाउड होना चाहिए। वो ऐसे ही नहीं आ जा रहा है 20, 60, 80, ये ऐसे ही नहीं आ जा रही है लिमिट्स। आप समझ रहे हैं बात को। हाईवे पे इसीलिए लिमिट ज्यादा होती है क्योंकि वहां पर सिग्नल्स नहीं होते हैं, होते भी हैं तो काफी दूर दूर पर होते हैं। अरे बोलो, ये बात समझ में आई क्या? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। जेईई मेन में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, नीट में भी अभी तक शायद ऐसा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं देखा गया, लेकिन एनसीईआरटी में है तो आ सकता है। ऐसे भी नीट पर दबाव है कि उन्हें और अच्छा पेपर बनाना है, तो इस साल के लिए वो हो सकता है कि इस तरीके के कोई कॉन्सेप्ट या इस पर सवाल आ जाए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, समझ में भी आने से ज्यादा आपको मजा आया होगा और चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगी, ये बात मैं उम्मीद करता हूं। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद।